जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कृत हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपका जो विधा लेके चल रहे हैं वो है उपन्यास विधा। प्रीवियस के सेक्शन जितने भी क्लासेज हुए हैं आपके, उनमें आपने देखा कि हमने जो सेक्शन में डिवाइड करके आपको करवाया गया है यदि हिंदी का गद्य साहित्य, उसमें जो क्लासेस हैं तो प्रेमचंद पूर्व जो आपका उपन्यास विधा रहा है उस पर हमने समग्र चर्चा कर ली है। और अब जो आपके क्लासेस शुरू हुए हैं वो आपका प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास है उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में कौन कौन से उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, इन पे हमने एक वीडियो जो इसका इंट्रोडक्टरी क्लास था उस पर बना दिया है। क्लास 6 नंबर है आपका, हाँ 6 नंबर क्लास है, जिसमें हमने आपको ओवरऑल ये बता दिया है कि कौन से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार रहे हैं जो प्रेमचंद जी के अलावा भी उस युग में उपन्यास विधा में अपनी लेखनी से महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और उसमें कुछ तथ्य बचे हैं जो अभी आपको शुरुआत की क्लास में करा देंगे और फिर हम जो है आपका जो इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है ना, जहाँ से ये क्लासेस शुरू होंगी 29 नंबर पेज है, यहाँ से हम जो है इसको शुरू कर देते हैं। एक बार आप इंडेक्स पे निगाह दौड़ा लीजिए कि आप जो है प्रीवियस के क्लास में आपने क्या देखा था। तो यहाँ पे देखिए जब हमने उपन्यास विधा में जो है, क्योंकि हम सबसे पहले उपन्यास विधा को ही लेके चल रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि जो आपने हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद युगीन उपन्यास की श्रेणी में देखा था, तो उसमें आपने प्रेमचंद जी और इनके अलावा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, श्री पूजन शाह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेमचंदोत्तर, इतने लोगों को यानी प्रेमचंदेतर से पूर्व इतने लोगों के बारे में हमने वहां पे जिक्र किया था। अब जो है इसके बारे में हमने देखिए प्रीवियस के क्लास में आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको करवाया था, लेकिन कुछ फैक्ट बचे रह गए थे जिन पे आज हम जो है चर्चा कर लेते हैं। पेज नंबर आपका 76 है, कुछ आप जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट कर लीजिए, इसके बाद हम मूल टेक्स्ट पे जो है मूल टेक्स्ट में जितना भी दिया गया है इसके बारे में उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यदि ये इंडेक्स आपको कंठस्थ कर लेना है, इंडेक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया था ताकि आपको कोई सुविधा मतलब असुविधा ना हो याद करने में। अब यहाँ पे देखिए प्रेमचंद युग का जो समय हमने बताया था कालखंड 1918 से 1936 का जो कालखंड रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि 1877 से 1918 का जो दौर रहा है वो प्रेमचंद जी से पूर्व का दौर रहा है। और ये जो हम प्रेमचंद युगीन दौर की बात करें तो 1918 सेवा सदन जैसे इन्होंने लिखा, उसके बाद आप देखेंगे 1936 तक का जो कालखंड रहा है वो प्रेमचंद जी के युग समकालीन जो रचनाकार थे, उपन्यासकार थे, उन पे ये डेडिकेट है। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस के क्लास में बात किया था उसमें खास तौर से क्योंकि इस युग को सबसे ज्यादा प्रभावित प्रेमचंद जी ने किया है, इसलिए हमने प्रेमचंद जी पे बहुत ही मतलब विस्तार से बात किया। उनकी जितनी रचनाएं थी हमने कहा था कि ज्यादातर रचनाएं उन्होंने सबसे पहले किस में लिखा था, तो ज्यादातर रचनाएं उन्होंने पहले उपन्यास जो भी लिखा है उर्दू में लिखा है, फिर उर्दू उपन्यास का इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया था। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको उनके उर्दू शीर्षक से जो उपन्यास है उनको ध्यान रखना है और उसका हिंदी रूपांतरण कैसे क्या हुआ उसको भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमने एक आपको इंडेक्स यहाँ पे दिखाया था कि प्रेमचंद जी के अलावा भी उनके समकालीन बहुत सारे उपन्यासकार रहे। ये तो एक इंडेक्स है सिर्फ प्रेमचंद जी पे डेडिकेट है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्रेमचंद युग के अन्य जो उपन्यासकार वो भी उनके समकालीन महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं और उनकी जो रचनाएं रही हैं उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमने हाईलाइट भी किया है, उनको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, यहाँ से आपको कोई पॉइंट नहीं छूटने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने इस इंडेक्स को बहुत अच्छे से करा दिया था, थोड़ा सा आपका फैक्ट यहाँ पे बच रहा है जिनको हम इसी क्लास में ले रहे हैं ताकि जो है आपका पूरा फैक्ट जो है क्लियर हो जाए। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अब देखिए प्रेमचंद जी के बारे में आपने जो है उपन्यास विधा में तो देख ही लिया, उनके बारे में हमने बताया कि कैसे किस नाम से लिखते थे। दया नारायण निगम जी ने कैसे उनका नाम जो है प्रेमचंद जी दिया और शरद चंद्र जी ने कैसे उनको मुंशी कथा सम्राट कहा, या उनकी जीवनी के बारे में प्रेमचंद घर में है उनके बेटे अमृत राय ने भी लिखा है और उनकी पत्नी शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में नाम से लिखी है और उनके पुत्र ने कलम के सिपाही के नाम से लिखा। तो काफी कुछ हमने जो है वहाँ पे प्रेमचंद जी के बारे में बात किया। अब यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद,
यानी प्रेमचंद जी के समकालीन अगर देखें तो जो जयशंकर प्रसाद जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यासकार में आप 3 उपन्यास इनका देखेंगे, कंकाल, तितली, इरावती, लेकिन यही इनकी प्रसिद्धि का आधार है उपन्यास विधा में। बाकी आप देखते हैं प्रसाद को तो हम नाटक की विधा में देखते हैं कि उन्होंने इतना योगदान दिया है कि हम प्रसाद कालीन नाटक पढ़ते हैं, प्रसाद से पूर्व नाटक का समय पढ़ते हैं और प्रसादोत्तर नाटक पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से आप प्रेमचंद जी को कहानी विधा, उपन्यास विधा में जानते हैं और उनके योगदान की वजह से पूरे कालखंड का विभाजन आधार उन्हीं को मानते हैं, वैसे ही नाटक विधा में हम इनको मान के चलते हैं। लेकिन प्रसाद जी ने, हमने कहा कि इन्होंने जो है प्रसाद जी ने उपन्यास भी लिखे हैं। उस उपन्यास में आप देखिए जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल करके उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल में हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण हुआ है। आपको जो भी उपन्यास पढ़िए उनके विषय वस्तु को भी ध्यान में रखते जाइए, क्योंकि विषय वस्तु से भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल जो है, कंकाल जो इनका उपन्यास है, उसमें आपको हिंदू समाज में जो विकृतियां थी उसका चित्रण हुआ है। साथ ही जो प्रचलित तीर्थ स्थान है, क्योंकि तीर्थ स्थान पे आप कहेंगे कि धार्मिक बाह आडंबर, इतनी कुरीतियां विद्यमान थी कि लोगों को सिर्फ ठगा जाता था, लेकिन असहाय जनता, पीड़ित जनता, उसको भगवान का शरण कहीं ना कहीं पाना था, तो किसी की भी शरण में जाने को तैयार था, लेकिन लोग उसको समय के साथ ठग रहे थे। तो यहाँ पे कंकाल के माध्यम से जो इन्होंने ये उपन्यास लिखा, इसका विषय वस्तु है कि कैसे जो तीर्थ स्थान थे वहां पे मिथ्या आडंबर, यानी मिथ्या मतलब कि झूठे आडंबरों का बोलबाला था और एक तरीके से दुराचारों का यथार्थ चित्रण यहाँ पे अंकित किया गया है। इसके बाद आप देखिए इनका तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचार तथा निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण यहाँ पे हुआ है। तो तितली उपन्यास में आपको किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचार तथा निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अपूर्ण रचना करके है एक इरावती, यानी एक इनकी इरावती करके रचना है और वो पूरा भी नहीं हुआ। जैसे आप मंगलसूत्र करके प्रेमचंद जी की रचना देखते हैं तो गोदान 1936 में आता है, इसके बाद उनका जो है मंगलसूत्र करके आता है, लेकिन आप देखते हैं कि 1936 में ही प्रेमचंद जी का निधन भी हो जाता है। बहुत ज्यादा लंबा कालखंड उनके भी जीवन का नहीं रहा। जैसे भारतेंदु जी बहुत ही अल्पायु के रहे, मतलब अल्पायु ही जीवन में व्यतीत किए। उन्होंने भी 50 से लगभग वही 85 का दौर, बहुत ज्यादा समय नहीं, पर उन्होंने अपने साहित्य लेखन से हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध कर दिया। वैसे ही प्रेमचंद जी का भी अगर आप देखेंगे जीवन तो बहुत दीर्घायु नहीं रहे थे, लेकिन उतने ही कालखंड में इन्होंने बहुत, मतलब हिंदी क्षेत्र में आप कहते हैं कि धूम मचा दिया। तो इन्होंने जो प्रसाद जी ने इरावती रचना लिखा, ये इनका प्रसाद जी का ऐतिहासिक उपन्यास है और ये सुंग काल की कथा है। और आप देखिए हमने प्रेमचंद जी के बारे में भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि वैसे तो ये लोग ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखते थे, यथार्थपरक उपन्यास पे ही ध्यान देते थे, लेकिन एक रूठी रानी करके आपको हमने बताया था कि प्रेमचंद जी ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का प्रयास किया था। बाकी जब हम प्रेमचंद जी के पूर्व उपन्यास की बात कर रहे थे तो उसमें आपने किशोरी लाल जी को देखा था, करीबन उन्होंने 65 उपन्यास लिखे, जिसमें उन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखा और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा। इनके अलावा उन्होंने जासूसी, तिलस्मी, अयारी, घटनात्मक कुछ एक आध दो उपन्यास वो भी लिखा है। और इसके बाद आप देखिए प्रसाद जी के बाद इनके समकालीन में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक आते हैं। इनका आपने पहले ही हमने बताया था कि माँ भिखारी संघर्ष, तो हमने कहा था इसको आप एक ट्रिक के थ्रू ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माँ जो है सदैव एक तरीके से बच्चों के लिए संघर्ष ही कहती रहती है, तो माँ भिखारी संघर्ष इस तरीके से है। और ये माँ उपन्यास में आदर्श माँ के स्वरूप तथा वास्तविक माँ और गोद लेने वाली, यानी हमारे समाज में जो एक आदर्श माँ के रूप में दिखाया गया, जो अपनी खुद की माता होती है, लेकिन फिर वही होता है कि असामयिक काल कौलित होने की वजह से अगर कोई सौतेली माँ आती है, या हाँ सौतेली माँ आप कह सकते हैं कि आती है, तो एक अपनी माँ कौन होती है और अपनी माँ के अलावा जो सौतेली माँ क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे उस अंतर को साफ दिखाया गया, उनके बीच अंतर को दिखाया गया। तो माँ उपन्यास की विषय वस्तु है, वास्तविक माँ और गोद लेने वाली माँ में क्या अंतर होता है। इसमें दिखाया गया कि माँ के त्याग, स्नेह और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास टिका होता है। अंत में दुष्चरित पात्रों के जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाकर और सच्चरित पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। कोई भी उपन्यास लिखा जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लेखक का मंतव्य रहता है। तो यहाँ पे एक तरीके से माँ का भी अंतर दिखा दिया गया है और सुधारवादी की समाज में कुछ सुधार हो इस चीज को लेके, उसी को ध्यान में रखते हुए विशंबर नाथ जी ने इस उपन्यास को रचा था। इसके बाद जो भिखारी उपन्यास है इनका, भिखारी उपन्यास में अंतर जाति विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि भिखारी उपन्यास की विषय वस्तु क्या हो सकता है,
जैसे हमने आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी किया था कि ठेठ हिंदी का ठाट करके, तो वो अनमेल विवाह से रिलेटेड था उसका विषय वस्तु, लेकिन ऐसे ठेठ हिंदी का ठाट आएगा तो आपको लगेगा कि ठेठ हिंदी के ठाट में ऐसा अनमेल विवाह का प्रश्न कैसे आ सकता है, ये विषय वस्तु कैसे हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आप बिल्कुल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन के लिए तैयार रखिएगा अपने आप को। भिखारी उपन्यास में आपको अंतर जातीय जो विवाह है उसकी समस्या को यहाँ पे उठाया गया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है गोपाल राय जी ने इस पे कमेंट भी किया है। गोपाल राय जी के अनुसार ये कि जो भिखारिणी उपन्यास है, भिखारी उपन्यास में जाति भावना के द्वंद में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण हुआ है। इसमें गोपाल राय के अनुसार जो भिखारी उपन्यास है उसमें जाति भावना के द्वंद में, यानी जो जातीय भावना रहती है उसके द्वंद में जो है प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण देखने को मिलता है। संघर्ष उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निसफलता का अंकन हुआ। तो 3 उपन्यास है, तीनों के विषय वस्तु अलग अलग है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री का हमने प्रीवियस के क्लास में भी बताया था कि जैसे वैशाली की नगर बधू है, वयम रक्षामा है, इनको तो बिल्कुल अपने जुबान पे रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके उपन्यास हैं। और बाकी चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास लेखन वही प्रेमचंद जी के युग से ही शुरू हो जाता है और फिर परवर्ती दौर में भी स्थापित होते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इनकी सभी रचनाओं का विवेचन हम इस तरीके से करते हैं। हृदय के नाम से इनकी 2 रचनाएं हैं, इसलिए हमने कहा था आपको हृदय की परख और हृदय की प्यास दोनों को याद रखना है। इसके अलावा व्यभिचार करके है, अमर अभिलाषा करके है, आत्मदेह है, उनके विवेक युग के उपन्यासों में ये सारे आते हैं। और गोपाल राय जो है इनके पे कमेंट करते हैं, यानी इनकी जो राय है चतुर्सेन शास्त्री को लेके, वो हृदय की परख उपन्यास में कहते हैं कि जो है विवाह पूर्व प्रेम, यानी हृदय की परख मतलब कि किसी से हमने प्रेम किया मान लीजिए और उसके हृदय को जांचना है, चेक करना है, तो हृदय की परख उपन्यास में जो है यहाँ पे जो चतुर्सेन शास्त्री जी ने है वो क्या किया है कि विवाह पूर्व जो प्रेम होता है और विवाह से पूर्व अगर प्रेम भी हो गया और आप कह सकते हैं कि असमयिक जो है वो दाम्पत्य जीवन में बधे भी नहीं होते हैं, फिर भी समय से पूर्व बच्चा भी आ जाता है, उस समय जो हमारे प्रेम की कसौटी क्या है। मतलब एक तो होता है कि प्रेम तो इंसान कर लिए और प्रेम के बाद अगर आप देखें कि वो दाम्पत्य जीवन में परिणित भी नहीं हुआ, विवाह से पूर्व संतान आ गया, तो हमारे यहाँ पे हमारे समाज में उसको अवैध संतान की संज्ञा दी जाती है और समाज उसको स्वीकार्यता नहीं देता। तो यहाँ पे ये चीज दिखाया गया कि जिस समाज में अवैध संतान को एक तरीके से मान के और उसको जो है हमारे समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो जब स्वीकार नहीं किया जाता तो क्या हमारा जो प्रेम है वो उसको स्वीकार करता है, जिसका वो अंश है क्या वो स्वीकार करता है। तो एक तरीके से आपको ना जो प्रेम के संबंध में जो हमारे विचार है तो उन पे विचार पे बहुत अच्छे से चर्चा की गई है, एक समस्या को उठाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोपाल राय जी ने कहा है कि उपन्यास में विवाह पूर्व जो प्रेम है, प्रेम के फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले जो प्रेमी हैं उनके अवैध संतान की समस्या है। क्योंकि आप देखते हैं कि कभी भी दाम्पत्य प्रेम अगर सफल नहीं रहता है तो जो भी बच्चा होता है आप देखते हैं उसका जीवन जिसका अंश होते हैं वो लोग, जैसे आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी जी ने यही समस्या उठाई है कि आज के जीवन के आपाधापी जीवन में माता पिता तो अपने अनुसार ये सोच लेते हैं कि हमें विवाह के बंधन में नहीं बंधना है, फिर वो तलाक की भी बात कर लेते हैं, लेकिन उस समय सबसे बड़ी चुनौती खड़ा होता है उस बच्चे के लिए जो ना पिता का रह जाता ना माता का। वो तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स के प्रेम से एकदम आप कह सकते हैं ना कि जो प्रेम उनको मिलना चाहिए उससे वो अनभिज्ञ रह जाता है, उसे खुद नहीं पता चलता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। मनु भंडारी जी ने आपके बंटी उपन्यास में इसी चीज को दिखाया हुआ है और यही चीज आप देखते हैं कि जैसे प्रेम से उत्पन्न जो है मतलब कि दाम्पत्य प्रेम में बधे भी नहीं, उसे पूर्व अगर संतान आ गया तो उसका जीवन भी अधर में लटक जाता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको असमयिक काल कौलित होना पड़ता है क्योंकि समाज उसको स्वीकारता देते नहीं है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, इन बच्चों को मार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की और वही संतान उत्पत्ति की समस्या को यहाँ पे गोपाल राय जी कहते हैं कि चतुर्सेन शास्त्री ने हृदय की परख उपन्यास में दिखाया है। इसके बाद अमर अभिलाषा करके है। अमर अभिलाषा में जो विधवाओं पर होने वाले अत्याचार, यानी विधवा पे जो अत्याचार होते हैं, तो अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार उपन्यास में प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील रूप का चित्रण है। तो इसमें भी देखिए कि जो विधवा पर होने वाले, यानी जो हमारे यहाँ पे पहले तो इस तरीके से विवाह हो जाता था कि लड़की जो है पूरा अपना आयु भी कंप्लीट नहीं कर पाई और हमारे समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था, समय से पूर्व जो है विवाह करा देना। और पता लगा कि असमयिक जो है जिनसे विवाह हुआ वो लड़की इतनी नादान है, उसको समझ भी नहीं है, इससे पूर्व उनके अगर पति नहीं रह गए
तो एक समय तक की सती प्रथा का था कि आप चिता पे जल जाइए, और सती प्रथा नहीं तो फिर बाल विवाह, पूरे जीवन भर आप बाल विधवा रहिए, और फिर आपको अपने हक से जीवन जीने का कोई भी मतलब, एक तरीके से हमारा जो समाज था वो स्त्री को लेके आप कह सकते हैं कि इतना मतलब घृणित समाज था, जिसके बदलने में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नहीं आते तो आज स्थिति क्या होती स्त्रियों को, वो सोच के भी मन जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हृदय विचलित हो जाता है। तो अमर अभिलाषा में यही है कि विधवाओं पर जो होने वाले अत्याचार हैं, फिर उनके साथ जो व्यभिचार होता है, और उपन्यास में यही चीज दिखाया गया कि ये प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील रूप में कैसे ये समाज के विभत्स रूप को, समाज का विभत्स चेहरा हमारे सामने रखते हैं। और आत्मदाह उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन और देश प्रेम का स्वर इनका प्रमुख रूप से जो है गूंजा है। इसके बाद देखिए वैशाली की नगर वधू। एक चीज आप देखेंगे इन सारे उपन्यासों पे गोपाल राय जी ने अपनी टिप्पणी दी है, इसलिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मान लो नहीं भी आपको पता है, कोई एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये टिप्पणी हो सकता है गोपाल राय जी ने किया है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि चतुर्सेन शास्त्री के जितने उपन्यास है उस पर टिप्पणी गोपाल राय जी का आया हुआ है। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगर वधू में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र आम्रपाली है, उसके चरित्र को केंद्र में रखकर उस काल के ब्राह्मण, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव दिखाया गया है, और मगध, काशी, कौशल और गढ़राज वैशाली के राजनीतिक संघर्षों का अंकन हुआ है। कैसे एक स्त्री जो है स्वाभिमान के साथ जाती है, वो साम्राज्य के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, लेकिन क्योंकि हमारा समाज जो है उसको उस निगाह से नहीं देखता, तो आप देखते हैं कि अम्रपाली को भी शिक्षा लेने का भी, या आप कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहती है। तो हमारे जो धार्मिक, यहीं पे आ जाता है कि जो धार्मिक बाह्य आडंबर दिखाते हैं वो कैसे स्त्री के अधिकार को, यानी जो शिक्षा के अधिकार को है वो ज्ञान में, ज्ञान के अमृत में एक तरीके से अपना जलमार्पण करना चाहती है, तो उसको भी वो सही समाज बहिष्कृत कर देता है। फिर आप देखते हैं कि लास्ट में अम्पाली को कैसे जो है बौद्ध धर्म में जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है गौतम बुद्ध के द्वारा। और वैशाली की नगर वधू में वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध तीनों को एक साथ दर्शाया गया है। और सोमनाथ उपन्यास में इनके द्वारा जो सोमनाथ उपन्यास है उसके विषय वस्तु में शिव उपासना के विकास का वर्णन हुआ है। साथ ही से प्रसिद्ध जो शिव मंदिर था, सोमनाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा कि बाहरी आक्रमण जो है लगातार जो है मोहम्मद जो है गजनवी द्वारा 1024 में मंदिर तोड़ा गया और लूटे जाने की कथा सोमनाथ में है। इस उपन्यास में भारतीय वेद, स्मृति, पुराण आदि के साथ मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पारसिया, यूनान आदि की जो पुरातन कथाएं उनके आधार पर प्रागैतिहासिक जाति के जीवन और संस्कृति का काल्पनिक चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और वयम रक्षामा हमने कहा था कि ये बहुत उपन्यास इंपॉर्टेंट है, जैसे वैशाली की नगर वधू इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप मान के चलिए वयम रक्षामा उपन्यास जो है चतुर्सेन शास्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वयम रक्षामा उपन्यास में राम रावण कथा को केंद्र में रखकर आर्य, राक्षस, देव, दानव आदि जो संस्कृति है उनके मध्य कैसे टकराव होता है, और टकराव के बाद सामंजस्य होता है, जो समन्वय होता है, उसकी कथा का वर्णन है। सोना और खून में सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक बृहद अंश को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जो है भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात है। शिवपूजन सहाय कृत देहाती दुनिया को ठेठ देसर ठाट का उपन्यास कहा जाता है। इसको केंद्र में बिहार का रामसर गांव है, जिसे निर्धनता, अज्ञान, रूढ़ियों और अंधविश्वास की मार झेलना पड़ता है। इस उपन्यास की विशेष पहचान व्यंग एवं बिंबों के मेल से बनी भाषा द्वारा चित्रांकन की पद्धति है। इसके बाद देखिए सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त के द्वारा गांधीवादी विचारधारा की ये थे, और इनको अपने उपन्यासों में जो है जो स्थान उन्होंने दिया है। तो सियाराम शरण गुप्त कृत गोद उपन्यास में संदेह तथा अविश्वास के कारण जो स्त्री पर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचार हैं उसकी चर्चा की गई है। और अंतिम आकांक्षा में पात्र रामलाल के माध्यम से सामाजिक विषमता तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन हुआ है। नारी उपन्यास सियाराम शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें तत्कालीन भारतीय स्त्री की असहायता और उनकी असहायता को लेकर यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके बाद आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देखें तो इनके जो उपन्यास है निराला जी के, इनका उपन्यास अप्सरा करके है। अप्सरा उपन्यास में जो है एक अभिजात कुलीन, यानी आप कह सकते हैं कि वो उच्च वर्ग से आता है। जैसे हमारे यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा मान्य है, तो उच्च कुल के वही हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं। और फिर हमारे समाज ने एक समय तो वर्ण व्यवस्था था कि कार्य के आधार पर विभाजन था, लेकिन समय अनुकूल उसको लोगों ने विभाजन अपने अनुसार कर दिया, और शूद्र जिनको कहते हैं कि निम्न जाति का कह के उनको जो है शिक्षा से बहिष्कृत कर दिया, उनके सारे अधिकार छीन लिया। तो एक अभिजात कुलीन युवक का एक वेश्या की पुत्री के साथ प्रेम संबंध, उसके बाद जो विवाह का चित्रण है वो अप्सरा में दिखाया गया है। इसके बाद अलका उपन्यास है। अलका उपन्यास में निराला ने अवैध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त और दयनीय स्थिति है इसका वर्णन किया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे
इसके अलावा देखिए गोपाल राय जी ने जो निराला जी की रचना है उस पर भी इन्होंने कमेंट किया है कि निरूपमा में निराला ने अपने समय की आर्थिक और वैचारिक रूप से जो पिछड़े रूढ़िगत संस्कारों में जो जकड़ा ग्रामीण समाज था उस पर भी तल्ख टिप्पणी की है। और प्रभावती उपन्यास है इनका, स्वयं निराला जी ने इसको ऐतिहासिक रोमांस का संज्ञा दिया है। और पांडे बीचन शर्मा उग्र, इनके द्वारा कुछ उपन्यास हैं जैसे चंद हसीनों के खतूत। और चंद हसीनों के खतूत के बारे में ये खास बात है कि पत्रात्मक प्रवृत्ति का पहला उपन्यास है, यानी जो लिखा गया है एक शैली आप देखेंगे तो ये पत्रात्मक शैली में है। जैसे आप कहानी में आई थिंक एक कहानी आपने पढ़ा होगा, चंद्रदेव से मेरी बातें, तो किस तरीके से चंद्रमा से हमारी बातें होती हैं, पत्र व्यवहार होता है। या आपने निबंध की श्रेणी में लॉर्ड बेकन से लेके सारे लोगों को पत्र लिख के एक निबंध है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि लगातार जो है हमारे साहित्यकार जो है अंग्रेज जो सभ्यता थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स कब्जा करके रखे थे, तो उसमें ये था कि लॉर्ड बेकन को या अलग अलग लोगों को जो है पत्र लिख के, पत्र के माध्यम से ये बताते कि किस तरीके से हमारे समाज की जो व्यवस्था वो खस्ता हाल है। अगर आपको उस निबंध का नाम याद आ रहा हो, जिसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग पत्रों के माध्यम से जो है बातचीत होता है, मुझे याद आएगा तो हम बता देंगे आगे। तो ऐसे ही आप ये मान के चलिए कि जो पांडे बीचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत लिखे थे, इसकी खास बातें है कि ये पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तक, इस उपन्यास की वजह से इनको ये कहा जाता है कि इन्होंने पत्रात्मक प्रवृत्ति के प्रवर्तक के रूप में इस उपन्यास को लिखा है। और इसमें आपको हिंदू मुस्लिम युवक युवती के प्रेम और विवाह का भी सांप्रदायिक जो है चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे दिल्ली का दलाल करके उपन्यास है। जो दिल्ली का दलाल उपन्यास है उसमें कन्याओं और युवतियों को खरीद फरोख्त वाली संस्थाओं के कार्य को उजागर किया गया है। बुधवा की बेटी उपन्यास है। बुधवा की बेटी उपन्यास का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद शीर्षक से जो है 1955 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद इसमें अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखा गया है। शराबी उपन्यास में वेश्याओं के जीवन, शराब घरों के यथार्थ का चित्रांकन हुआ है। और इनके अलावा जो है सरकार तुम्हारी आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में करके है इनका, वो उपन्यास में सामंती जीवन की जो विलास प्रियता है उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है। जी करके हिंदू समाज की स्त्रियों के शोषण एवं पीड़ा को दिखाया गया है। घंटा उपन्यास जो है, घंटा उपन्यास को ये बोला गया कि आलोचकों द्वारा ये फैंटेसी कहा गया है। हमने आपको जो है कल्पना और फैंटेसी का अंदर, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत को हमने काव्यशास्त्र में पढ़ाया, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत आते हैं, तो उसमें हमने बताया कि फैंटेसी जो होता है किस तरीके से वो निर्जीव होता है, जबकि हम जो कल्पना की बात करते हैं, जो कल्पना होता है वो सजीव होता है। आत्मपरक जो घटनाएं हैं जिनमें हमारी कल्पना एक रूप लेता है और कल्पना के आवरण से हम कुछ भी चित्रांकन करते हैं, जबकि वही जो फैंटेसी होता है, जैसे मुक्तिबोध की रचनाएं आप पढ़ें, चाहे अंधेरे में है, ब्रह्म राक्षस है ना, उसमें आपको लगेगा कि एक जैसे कल्पना लोक ऐसा रचा गया जो सच तो नहीं है, लेकिन आपको एक विभत्स रूप दिखाता है कि कैसे अंधेरे में या ब्रह्म राक्षस कैसे पीड़ित है, फिर आप कैसे कुएं में उतरते चले जा रहे हैं, तो एक फैंटेसी बांधी गई है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि फैंटेसी अलग चीज है, कल्पना अलग चीज है। और जो घंटा उपन्यास है उसको आलोचकों द्वारा कहा गया है कि ये जो है उपन्यास जो है फैंटेसी है। और पांडे बीचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी सहित साहित्यकार, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, और संपादक इसके विशाल भारत है। और उग्र के उपन्यासों को बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा कि ये जो उपन्यास की श्रेणी में इनका आता है इसको बेसिकली घासलेटी साहित्य कहा गया है। और एक चीज आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे एक जोला का नाम दिया गया है कि जोला किस प्रकार के उपन्यास की श्रेणी में आते हैं, तो वो प्रकृतिवादी उपन्यास है। हमने सबसे पहले ही आपको उपन्यास की लिस्ट दिखा दी थी कि उपन्यास कई श्रेणियों में है, सामाजिक है, राजनीतिक है, यथार्थवादी है, फिर आपने देखा कि घटनात्मक में जासूसी आपने पढ़ा था। इनके अलावा जासूसी के अलावा हमने जो तिलस्मी अयारी पढ़ा था, और फिर आंचलिक उपन्यास अभी पढ़ेंगे। महिला कथाकारों के द्वारा बहुत सारे अलग अलग प्रकार से उपन्यास लिखे गए हैं। तो इसी तरीके से एक प्रकृतिवादी उपन्यास है जिनमें जो भी लेखक लिखता है उसको प्रकृति को ध्यान में रख के लिखता है, तो जो जोला है उनको प्रकृतिवादी उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। और पांडे बीचन शर्मा उग्र है, ऋषभ चरण जैन है, चतुर्सेन शास्त्री है। तीनों लोगों को आपको देखिएगा कि ये किस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है ना कि कौन से सामाजिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं, कौन घटनात्मक में आते हैं, कौन यथार्थवादी में आते हैं, कौन ऐतिहासिक में आते हैं। तो जैसे हमने प्रेमचंद जी से पूर्व जो किशोरी लाल जी ने विभाजन का स्वरूप बताया था, तो हमने 3 विभक्त करके विभाजन के आधार पर पढ़ा था। सबसे पहले सामाजिक पढ़ा था, सामाजिक उपन्यासकार और उनके प्रमुख उपन्यास पढ़े थे। इसके बाद आपने देखा था कि हमने जो है सामाजिक के बाद जो ऐतिहासिक पढ़ा था, ऐतिहासिक के बाद घटनात्मक में हमने जासूसी उपन्यास पढ़ा था, फिर तिलस्मी अयारी पढ़ा था। तो वही चीज आप देखेंगे कि जब हम प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासों में जो पांडे बीचन शर्मा है, और इनके अलावा ऋषभ चरण जैन है, इनके अलावा चतुर्सेन शास्त्री है, इन तीन लोगों को हम
प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार के रूप में देखते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ फैक्ट और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये फैक्ट है कि अनूप लाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद जी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? अनूप लाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। मतलब अपने यहाँ के तो प्रेमचंद जी हैं ही, तो बिहार में प्रेमचंद जी की भूमिका में या ऐसे कुछ विषय वस्तु को आधार बना के किसने लिखा है? तो वो लिखने वाले हैं अनूप लाल मंडल जी। इनके अलावा समाज की वेदी तथा रूपरेखा की रचना पत्रात्मक विधि में की गई है। चंडी प्रसाद हृदय ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा के अलावा मंगल प्रभात उपन्यास की रचना की है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव कृत विदा में भारतीय तथा पाश्चात्य संबंध आपको देखने को मिलता है। जो विजय उपन्यास है, इसमें आपको अभिजात वर्गीय बाल विधवा के जीवन की समस्या का अंकन किया गया है विजय उपन्यास में। विकास में अभिजात वर्ग की विविधता जो विलासिता है, और फिर आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी, इस उपन्यास को डायरी प्रवृत्ति का शुरुआत माना जाता है। इसके बाद आप देखिए जब फैक्ट में देखेंगे तो प्रेमचंदोत्तर युग आ जाएगा। तो अभी हम प्रेमचंदोत्तर युग पे नहीं, अब हम मूल टेक्स्ट पे जो है आते हैं। ये तो सारे आपके इम्पोर्टेंट जितने भी थे उन इम्पोर्टेंट रचनाओं पे हमने बात कर लिया। अब हम यहाँ पे मूल टेक्स्ट शुरू करते हैं गद्य साहित्य के इतिहास का। तो यहाँ से आपका देखिए जो गद्य साहित्य इतिहास है रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने हाईलाइट कर दिया है आपकी सुविधा के दृष्टि से। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब हम बराबर जो भी आपकी क्वेरी होगी, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता कि वीडियो बना के आपसे वार्तालाप भी ना करें, तो हम आपके प्रश्नों को कैसे समझ पाएं। इसलिए हमने ये सोचा है कि जैसे ही आपका उपन्यास विधा समाप्त होगा तो एक हम लाइव डाउट सेशन रखेंगे। यूट्यूब पे ही होगा लाइव डाउट सेशन, उसमें आप लोग आ जाइए, टाइमिंग बता दिया जाएगा। और जितने भी आपके उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक दिन आप हमारे सामने प्रश्न रखेंगे, जितने का उत्तर आएगा हम उसको उत्तर देंगे, साझा करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अगले किसी क्लास में उनका जो है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। हम इस क्लास को बहुत इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, ऐसा आपको फील हो कि हम कहीं पे फी पेमेंट करके जो है बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तैयारी, तो विश्वास मानिए, क्योंकि यूजीसी नेट क्लियर करने का, सीटेट क्लियर करने का ऑनर्स हमने कर रखा है, एमए हिंदी साहित्य से कर रखा है। तो जो एक अपना खुद का पढ़ने का नजरिया रहा है, कितना हम आपको साझा कर सकते हैं, जो मेरे पास है, जो मेरे सामर्थ्य के अंदर की बातें, वो हम आपसे पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से, बिल्कुल आप कह सकते हैं ईमानदारी से साझा करने के लिए तैयार हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका साथ और विश्वास। इसीलिए इसके पहले हमने पहले क्लासेज वगैरह हम इस तरीके से नहीं लेते थे। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ जब खुद हमने उस चीज़ को निकाला हो तो उस पर हम डिस्कशन करें, या किसी चीज़ के प्रिपरेशन में इन डेप्थ हम खुद से घुसे हो और हमारा कुछ खुद का अनुभव हो तो हम साझा करें। इसलिए आपने देखा चैनल बहुत पहले से बना था, बट हम कभी भी लाइव वगैरह क्लास नहीं ले रहे थे, क्योंकि जब तक खुद नहीं वो चीज़ निकाले हैं, खुद उस तैयारी को हमने खुद नहीं जिया है, तो फिर हम आपको क्या साझा करेंगे। इंसान का जो अनुभव होता है, अगर वो अनुभव से कोई चीज़ आपको बता रहा है, उसने उसमें काफ़ी लंबा समय बिताया, तो वो आपको जो भी बताएगा वो सत्य का उद्घाटन करेगा। अन्यथा अगर हम किसी चीज़ को देख के आपको बता रहे हैं तो फिर वो चीज़ें ना रियलिटी नहीं होता है। तो हमें यथार्थवादी अंकन के लिए हमेशा खुद पे अप्लाई करना चाहिए। तो अब मुझे विश्वास है कि कम से कम हम आपकी जर्नी में, यूजीसी नेट की जर्नी में, या सीयूटी एंट्रेंस में भी हमने कई जगह के एंट्रेंस निकाले हिंदी से रिलेटेड, चाहे वो इलाहाबाद की इलाहाबाद का एंट्रेंस हो, सीयूटी में परफॉर्मेंस अच्छा करना हो, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, तो इन सारे एंट्रेंस का भी अनुभव रहा है। तो जो भी हिंदी से रिलेटेड विद्यार्थी, वो सभी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम पूरी समस्या का निवारण आपके जितना मेरे सामर्थ्य के अंदर होगा, हम सब करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो गद्य साहित्य में आपका ये उपन्यास शुरू होता है वो है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है, और प्रेमचंद युग की मर्यादा 1918 से 1936 तक मान्य है। हिंदी साहित्य में ये युग छायावाद युग के नाम से प्रसिद्ध है, और छायावाद युग अपनी समस्त दुर्बलताओं के बावजूद नव जागरण का युग है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में क्या कहा गया है। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम में प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है। महत्व क्यों है? क्योंकि प्रेमचंद युग की मर्यादा 1918 से 1936 तक मान्य है। हिंदी साहित्य में ये युग छायावाद युग के नाम से प्रसिद्ध है। छायावाद युग अपनी समस्त दुर्बलताओं के बावजूद नव जागरण का युग था। भावावेग, आदर्श प्रियता, राष्ट्रीय भावना, स्वच्छता आदि प्रवृत्तियां नवजागरण की ही सूचना है। हमने ये कहा था कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़िए, तो जब हम रामचंद्र शुक्ल की सीरीज करा रहे हैं, डॉक्टर नगीन की हिंदी साहित्य की सीरीज करा रहे हैं, हमने ये कहा कि आप जब भी कुछ पढ़ें, पढ़ने में ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परिस्थितियां बहुत जिम्मेदार होती हैं। तो जैसे कोई भी लेखक, मान लीजिए भारतेंदु काल का दौर आया, द्विवेदी समय का आया, आधुनिक काल आया, तो
तो जिस समय जिस कालखंड में वो चीज लिखा गया उस समय की परिस्थितियों से जरूर आप अवगत हो। जैसे हम जब बात कर रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी का समय है 1918 से 36 का दौर है, थोड़ा सा भी आपको इतिहास का आइडिया होगा तो उस समय आप देखेंगे 1917 यहाँ चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर 1915 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से जो है वहां से वो विजय करके यहाँ पे जब आते हैं, फिर वो भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे भारत को जानते हैं। तो उस समय जो 18 से 36 का दौर है वो हमारे जो आजादी के संघर्ष का दौर है, उसमें नित नए प्रयास हो रहे हैं और ज्यादातर जनता आपको देखेंगे तो आजादी की तरफ उन्मुख है, उनको आजादी चाहिए, ब्रिटिशर से आजादी चाहिए। तो उस समय लोगों का क्या एक तरीके से आधार हो सकता है, किन चीजों को केंद्र में रख के उन समस्याओं को उजागर किया जा सकता है। तो इसीलिए जो हिंदी उपन्यास का जो विकास क्रम है 1918 से 36 का दौर, आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय हमारा देश पूरी तरीके से अपने आप को आजादी के लिए, आजादी के जो भी परवाने थे तो वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर चुके थे आजादी के लिए। और हमारे जो साहित्यकार थे, क्योंकि एक साहित्यकार जो सजग, साहित्य क्या है, उसमें लोगों की, जनता के हित की बात होती है ना, तो हमारा साहित्य तो उनसे मुख नहीं मोड़ सकता, इसलिए हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जो उस समय प्रबल भावावेग से उस समय बह रही थी। तो प्रेमचंद जी इनसे कैसे अछूते रह सकते। तो प्रेमचंद जी तो वैसे ही बहुत ज्यादा गांधी जी से प्रेरित थे और वो अपने कलम के माध्यम से, साहित्य सेवा के माध्यम से जो भी योगदान हो सकता था अपनी आजादी के लिए वो देने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए हिंदी उपन्यास के विकास में जो प्रेमचंद जी का युग का समय है वो बहुत ही महत्वकारी समय रहा। और इसमें जो मर्यादा पत्रिका निकलता था तो कहते हैं कि 1918 से जो 36 तक था ये मान्य है। हिंदी साहित्य में ये युग छायावाद युग के नाम से प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया था कि जब प्रेमचंद पूर्व युग की बात हमने किया था तो क्योंकि 1877 से भागवती से जो है, भागवती जो आया था वहीं से माना जाने लगा कि उपन्यास शुरू हो गया है। तो 1877 से लेके जो 1918 का जो कालखंड था उस कालखंड में आपने क्या देखा था, उसमें तो आपने यही देखा था कि उस कालखंड के दौरान जो भी रचनाएं लिखी गई उसमें मूलतः तिलस्मी अयारी, यानी हमारी जनता को उस समय ऐसा नहीं था कि जैसे वो कोई पीड़ा में थे। लेकिन जब आप देखते हैं 1918 से जो 36 का कालखंड है ये कालखंड बिल्कुल अलग है। जब जैसी परिस्थितियां होंगी लोग वैसा ही लिखेंगे। और ये तो आजादी के संघर्ष के जो परवाने थे उसमें सब लोग अपने आप को झोंक देना चाहते थे, तो हमारे कलम के चितेरे से पीछे कैसे रहते। इसलिए उस समय जो विषय वस्तु था वो अपने छायावाद युग, अपनी समस्त दुर्बलताओं यानी जो भी कमियां थी उन कमियों के बावजूद आप देखेंगे तो प्रबल रूप से आपको जो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम पेन ले लेते थोड़ा सा, दरअसल ये है ना कि आपको सही से थोड़ा सा दिखना चाहिए। हाँ, तो उसमें आप देखते हैं ना कि भावावेग, आदर्श प्रियता, ये सारी चीज जो है वो प्रबल रूप से, प्रबल भावावेग से जो है ये बह रहा था। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है भावावेग में आदर्श प्रियता, राष्ट्रीय भावना, स्वच्छंदता है, ये विशेषताएं थी। जब हम बात करते हैं कि विशेषताओं का तो वो तो इंडिपेंडेंट जब क्लास लेंगे हम छायावाद युग पे तो वो बताएंगे कि उस समय के दौर में क्या था। लेकिन आप साहित्य के उससे देखेंगे तो आपको साहित्य में राष्ट्रीय भावना, आदर्श प्रियता, नव जागरण, स्वच्छंदता, ये कुछ विचार आपको देखने को मिलेंगे। तो इन प्रवृत्तियों से, इन विशेषताओं से प्रेमचंद जी भी प्रभावित थे। गांधीवादी आदर्श जीवन प्रणाली और साथ ही साथ सत्य और हिंसा के वे प्रबल समर्थक है। कौन? प्रेमचंद जी। पाश्चात्य प्रभाव को स्वीकार करते हुए वे भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधार, हमारे भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधार क्या है? आदर्श है, संयम है, त्याग है, उदारता है, सेवा है, परोपकार है, ये सभी है। तो इनको अपने जीवन दर्शन का वो प्रेरक तत्व मानते हैं। और व्यवहारिक जीवन में भी प्रेमचंद जी ने गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य हो उसको पूरे समर्पण के साथ किया। उनमें आर्य समाज की तार्किकता, गांधी जी की विनयशीलता और तिलक की तेजस्विता, यानी स्वयं जब प्रेमचंद जी लिखने आते हैं तो एक व्यक्ति में कितने भावनाओं का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संयोजन होता है। उनमें आर्य समाज आपने देखा था कि किस तरीके से दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के साथ ही समाज सुधार का एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखा था और वो समाज सुधार की दिशा में बहुत अपना योगदान दे भी रहे थे। तो जब प्रेमचंद जी लिखने बैठते हैं तो उनमें आर्य समाज की वो समाज सुधारक दृष्टि भी था। गांधी जी की जो विनयशीलता, संयमशीलता, सत्य, अहिंसा, परम धर्म, उनको भी लेके चल रहे थे। और तिलक जैसे जो क्रांतिकारी एक परिवर्तक के सूत्रधारक थे, जो आप कह सकते हैं कि गणेश पूजा के माध्यम से, या आपने देखा कि कैसे गणेश पूजा वहां पे उन्होंने मतलब पूरे बॉम्बे में एक धार्मिक त्योहार को इस तरीके से बना दिया कि उसको राष्ट्रीयता से जोड़ के देखा। तो वो जो तेजस्विता चाहिए, तो एक व्यक्ति में अगर इस तरीके से विनयशील, संयम के साथ उसके अंदर समाज सुधार की भी भावना है, उसके अंदर तेज भी है, ओज भी है और वो कलम का चितेरा भी है, वो अपने अंदर जो है एक समाज के प्रति
संवेदनशीलता रखता है तो वो कितना मतलब क्रांतिकारी वाहक होगा। और प्रेमचंद जी ने इसी को आधार बना के अपना जो भी लेखन का प्रयास किया है, जितने भी आप उपन्यास देखते हैं उन उपन्यासों में इन्हीं विषय वस्तुओं को उठाया गया है। उनमें प्रेमचंद युग की गतिशील जीवन दृष्टि के निर्माण में आर्य समाज, तिलक और गांधी की विचारधाराओं का योग था। 1919 ईस्वी से भारतीय जीवन चेतना के क्षितिज पर गांधी जी पूर्ण रूप से फैल गए थे, क्योंकि हमने बताया 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो है अपने भारत में आते हैं, और भारत में सबसे पहले इनके जो गुरु होते हैं गोखले जी को उन्होंने मानना था, तो उन्होंने कहा था कि आपको पूरे भारत को समझना है तो सबसे पहले आप भारत भ्रमण पे निकल जाइए। तो ये 1-2 साल के लिए गांधी जी भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं। फिर आप लगातार देखते हैं चंपारण सत्याग्रह करते हैं, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, फिर 1919 में आप देखते हैं कि किस तरीके से रॉलेट एक्ट आता है और फिर न्याय के लिए लोग लड़ते हैं, फिर खिलाफत आंदोलन होता है। ये सब तो ऐतिहासिक आधार थे, यानी जो 1919, 20, 21 ये सब बहुत ही उठापटक दौरान था। और आपने ये लगातार जो इस तरीके से पूरे समाज में आप परिवर्तन देख रहे थे, तो उससे समाज भी विचलित था और हमारे साहित्यकार भी विचलित थे। इसलिए प्रेमचंद जी जो है, जो 1919 के दौर में ये जो लिखते हैं, तो वहीं पे कहा जा रहा है कि ये गांधी जी का पूर्ण प्रकाश समाज में फैल चुका था। वे देश के कर्णधार बन गए थे, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, जनता उनको फॉलो कर रही थी और हमारे साहित्यकार भी उनको अपना बहुत ही प्रेरणा स्रोत मानते थे। ऐसे में सांप्रदायिक एकता है, अस्पृश्यता निवारण है, नशा खोरी दूर करना। देखिए विषय वस्तु क्या क्या हो सकता है उस समय का। सांप्रदायिक एकता यानी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब जाति के आधार पे तो हमारा देश विभाजित है, धर्म के आधार पे भी लोग मतलब एक समय तक तो आजादी के लिए लड़ रहे थे, एक समय है कि ये लोग अपने ही धर्म में लड़े जा रहे हैं। तो एक सांप्रदायिक एकता जो वैमनस्य को है, ईर्ष्या को दूर करने का प्रयास किया। अस्पृश्यता निवारण, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा दंश है, हमारे बहुत सारे भाई जो है सामाजिक वंचना का शिकार हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे छुआछूत को, हमारे भारतीय सभ्यता में हमें नहीं पता कि किस तरीके से ऐसी व्यवस्था लाके कर दिया गया कि अस्पृश्यता, छुआछूत यानी मनुष्य मनुष्य से ही छुआछूत, भेदभाव समाज का निर्माण करता। ये बहुत बड़ी विडंबना थी समाज की। इन मुद्दों पे नशाखोरी फैल गया था लोगों के अंदर। गांव के सुधार के लिए स्त्रियों की उन्नति कैसे हो, तो प्रेमचंद जी ने स्त्रियों की उन्नति कैसे हो उनके बारे में बात की। प्रौढ़ और बुनियादी शिक्षा पे बात किया। स्वास्थ्य और सफाई की भावना का प्रचार किया। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभाषा, निज भाषा से, अपनी भाषा से कैसे प्रेम किया जाए, ये चीज आप आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग में ही देखते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के सुत हुई नहीं सुन करके, मतलब कि अपने ही, अगर आप हिंदी पे, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपको इसी पे गर्व नहीं है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं जीवन में। यानी जब तक हम अपनी आत्मशक्ति को, आत्मबल को नहीं पहचानते, अपने आप से स्व प्रेम नहीं करते, अपनी लैंग्वेज से प्रेम नहीं करते, तो फिर हम दूसरे का उत्थान कैसे कर सकते हैं। इन पे लिखा गया किसान मजदूरों के प्रति, क्योंकि आप जमींदारी व्यवस्था देख रहे थे, पूरी व्यवस्था शोषण का शिकार थी। और उसमें आप देखते हैं कि कर्म भूमि है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, ये अलग अलग जो उपन्यास जो है प्रेमचंद जी ने लिखा, उनमें कहीं ना कहीं इन्होंने हर एक मुद्दों में आपने देखा किसान के बारे में, किसान के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात किया। और उसका चरमोत्कर्ष रूप आप देखते हैं कि जब होरी का जीवन पर्यंत वो व्यक्ति संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष के नाम पे संघर्ष करते करते अंततः वो मर जाता है। और सबसे ज्यादा विडंबना तो तब देखने को मिलता है जब कोई ब्राह्मण आके गौदान के नाम पे, जो भी धनिया के पास, उसकी पत्नी के पास जो भी थोड़े पैसे कमाई के उसके बचे होते वो भी ले लेता है। इससे ज्यादा त्रासद महाकाव्यात्मक स्थिति हमारे भारत में जो लिखा है प्रेमचंद जी ने, वो क्या हो सकता है। तो समाज का बिल्कुल ही बेभत्स रूप इसमें दिखाया गया है। तो ये कुछ विषय वस्तु को केंद्र में रख के जो है सामाजिक योगदान देने की दृष्टि से प्रेमचंद जी ने ऐसी रचनाओं को रचकर पूरे हिंदी कालीन जगत, यानी जो हिंदी संसार है, उसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नए आयाम से जोड़ दिया। अब यहाँ के लोग तिलस्मी अयारी उपन्यास जैसे चीजों को या जासूसी उपन्यास के पीछे भागने वाले नहीं। अब ये जो उपन्यास थे उनमें अपने क्रांतिकारी चेतना के सूत्रपात के रूप में जो बिंदु दिखते थे, उनको वो अपने आप में पकड़ के उससे चलने वाले थे। इसके अलावा प्रेमचंद जो थे वो मानवतावाद से भी प्रेरित थे कि मानव का धर्म लिया है, मानव का स्वभाव है, आप भगवान को, ईश्वर को, एक मूर्ति को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन आप छुआछूत करते हैं। मनुष्य मनुष्य यानी जो परमात्मा है, परम ब्रह्म है, उसके हम सभी अंश हैं, उन्हीं से हम एक अंश निकले हुए हैं, लेकिन आप उसी अंश को तिरस्कृत कर रहे हो और मूर्ति पूजा का आह्वान कर रहे हो। तो प्रेमचंद जी साफ साफ लोगों के अंदर कहते हैं कि अगर मानव हो तो मानव स्वभाव के अनुसार आप में मानवता के गुण होने चाहिए। जब हम प्रेमचंद जी के घर में है, जीवनी उनकी पत्नी जो शिवरानी देवी जी हैं, जो उसको हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा प्रसंग हमको लगा। तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी ऐसे स्वभाव के थे, जो उनके घर में नौकर होते थे
उन नौकरों को भी वो बहुत सम्मान देते थे। और वो कहते कि नौकर नौकर नहीं होते, जैसे हम लोग ने किसी को काम पे रख लिया तो हमने ये समझा कि वो तो मानव है ही नहीं, वो तो नौकर है, उसको हम वेतन दे रहे हैं तो उसका खुद का जीवन कोई मतलब नहीं, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन प्रेमचंद जैसे सहृदयी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। उनकी पत्नी कह रही थी कि वो ऐसे विचारधारा के थे, वो अपना काम स्वयं कर लेते थे, कम से कम जो है नौकरों से करने के लिए कहते थे। तो ऐसे हमारे जो सामाजिक चिंतक रहे हैं, हमारे साहित्यकार रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं ना कि अगर उनको आप पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ें। आप विश्वास मानिए, साहित्य आपके जीवन को बहुत बदल के रख देगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी में जो आपको पुण्य देखने को मिलेगा वो मानवतावादी दृष्टि भी देखने को मिलेगा। उन्होंने जीवन में साहित्य का स्थान विषय पर विचार करते हुए, यानी हमारे जीवन में साहित्य का क्या स्थान है, प्रेमचंद जी वो बताते हैं कि देखिए आदिकाल से, यानी आप शुरुआती काल से देख रहे हैं, आदिकाल से ही हम साहित्य की इतिहास शुरू कर देते हैं पढ़ना। लेकिन आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप कौन है? मनुष्य है। कितनी बड़ी बात कही कि आदिकाल से मनुष्य के पास सबसे समीप कौन है? मनुष्य है। हम चारों तरफ नजर अपने समाज में दौड़ा के देखते हैं तो हमारे पास मनुष्य है। फिर हम इतने ज्यादा उनसे वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इतने बटे क्यों हैं? अगर वही हमारे समीप है और हम परमात्मा के अंश के रूप में अगर उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, उनको अलग अलग रूपों में पहचान के उनको बहिष्कृत कर रहे हैं, तो क्या आपका जो चिंतन मनन धार्मिक आधार पे है वो आपके जीवन का कुछ मतलब इस तरीके से मूल्य है जो आप समझ रहे हैं कि आप धर्मात्मा का काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा अंधकार है, जो इस अंधकार में हम फंस के मतलब कि गलत चीजों का साथ दे रहे हैं। हम जिसके सुख दुख, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि आदिकाल से लेके अगर आज तक का जीवन पर्यंत आप समय देखें तो हम सबसे ज्यादा हमें किसके निकट होना चाहिए? मनुष्य के निकट होना चाहिए। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से तो हमारा सबसे ज्यादा मेल होना चाहिए, उसी से तो हमारे आत्मा का सबसे अधिक मेल होता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठा था। आप देखेंगे जब शुरू में प्रेमचंद जी लिखते थे, आपने इनका जैसे जो भी कहानियां पहले शुरू में पढ़ी होगी, चाहे बूढ़ी काकी की कहानी हो, इनके अलावा बड़े घर की बेटी हो कहानी हो, उन कहानियों में एक चीज आप देखते थे कि कहानी लिख के पहले तो ये दिखाते कि देखो हमारे समाज में ये समस्या है, और समाज में समस्या के बाद आप देखते थे कि जब कहानी के लास्ट तक प्रेमचंद जी आते थे तो कहानी के लास्ट तक आते आते ना वो आदर्शवादी रवैया दिखाते थे। जैसे मान लो बड़े घर की बेटी आपने कहानी पढ़ा, उसमें आपने देखा कि हाँ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन कितना भी गलत हुआ, लेकिन लास्ट में आप देखते हैं कि जो आनंदी होती है वो अपना हृदय का विस्तार दिखाती है और अपने देवर को हर तरीके से गलतियों से मुक्त कर देती है, आजाद कर देती है। जबकि आप स्वभावतः इस तरीके से देखेंगे तो समाज में शायद ऐसा नहीं हो रहा है, परंतु प्रेमचंद जी ये मान के चलते थे कि नहीं, कितना भी बुरा हो लेकिन अंततः परिवार में सब कुछ अच्छा हो जाता है, ऐसा वो आदर्शवादी सोच लेकर चलते थे। लेकिन जब उनको लगा कि यार जो हम लिख रहे हैं सच में तो ऐसा हो ही नहीं रहा, समाज तो बिल्कुल इसके प्रतिकूल चल रहा है, फिर उनका समय के साथ मोहभंग हो जाता है। और आप देखते हैं कि जो इनका प्रेमचंद जी का जो आदर्शवाद है वो धीरे धीरे आदर्शवाद से वो यथार्थवाद की तरफ चल जाता है। तो शुरुआत में इनका नाम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रखते हैं, बाद में ये चरम यथार्थ पे पहुंच जाता है जब कफन कहानी आप पढ़ते हैं कि कैसे एक इंसान को जब उसकी क्षुधा पूर्ति ना हो, वो भूख से ग्रस्त हो, मर रहा हो, तो कैसे एक जो लाश होती है, यानी उसके बहू का ही लाश जो सामने पड़ा होता है, उसके लिए जो उसके क्रियाकर्म के लिए पैसे मिले होते हैं, उसके कफन के लिए पैसे मिले होते हैं, तो वो जो है बिल्कुल सामने ही उसके वो लोग पेट भर खाना खाते हैं, अपनी क्षुधा पूर्ति करते हैं। और कितना मार्मिक उन्होंने जो लास्ट में पंक्ति लिखा है वो मेरे दिल को बिल्कुल छू गया था कि ये अगर जो जिस स्थिति में उनकी पत्नी जो थी, यानी जो आपने देखा थी कि उसमें दोनों पिता पुत्र होते हैं, उनकी जो पत्नी का देहांत हो जाता है, तो वही कहती है कि जीवन पर्यंत तो ये भूख से वैसे ही मरी है, और क्या हमने क्या इसके जीवन में कुछ कर पाया? जब जीते जी इसको कुछ नहीं मिल पाया, तो कम से कम इसके मरने का भगवान जितना हमने पुण्य किया वो उसको दे दो, कम से कम हम पेट भर खाना तो खा पा रहे। तो ये तो चरम यथार्थ था समाज का, जो वाकई में अगर देखें कि असल रूप था, वो असल चरित्र जो वर्णित किया है वो जाके आपको कफन में देखने को मिलता है, पूस की रात में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आदर्शवाद का ओट नहीं देखने को मिलता है, इसमें चरम यथार्थ माने की सच्चाई समाज का मिलता है। तो कहते हैं कि शुरुआत में तो प्रेमचंद जी थे आदर्शवादी,
लेकिन समय के साथ उनकी आदर्शवादी आस्था जो है वो हिल चुकी होती है। सेवा सदन जो इनकी यात्रा का शुरुआत होता है 1918, वहां से लेकर जब गोदान के दौर 1936 का जो कालखंड है वहां तक ये पहुंचते हैं, तो यहाँ तक आते आते वो भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका होता है। गोदान जो है उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद जी का जो आदर्श उन्मुख व्यवहार था, यानी हर एक चीज अच्छा हो जाना, वो चरम यथार्थ पे पहुंच जाता है। और अब हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को कहते हैं यथार्थोन्मुख या आदर्शवाद, यानी यथार्थ की तरफ चलता हुआ ये आदर्शवाद। प्रेमचंद जी का जो गोदान है एक ऐसी मनोभूमि पर प्रतिष्ठित है जहां जैनेन्द्र की आत्म केंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा जो है वो इलाचंद जोशी का काम कुंठा जनित जो है व्यक्ति चेतना, यशपाल का सामाजिक यथार्थवाद, भगवती चरण वर्मा का और उपेंद्र नाथ यश का रूमानी समाज उन्मुख व्यक्तिवाद, अमृतलाल नागर का सर्वमांगलिक मानववाद सभी प्रेरणा के स्रोत लक्षित है। हम एक एक चीजों पे अभी बात करते हैं इनका। यहाँ पे आपको देखिए, हमने पहले कहा था कि प्रेमचंद जी ऐसे कुशल उपन्यासकार हुए जिनमें आपने देखा कि हमारे जो समाज सुधार नायक थे, समाज सुधारक के नायक में जो समाज सुधारक के रूप में चाहे वो दयानंद हो, इनके अलावा स्वामी दयानंद हो गए, इनके अलावा आपने देखा कि तिलक जी हैं, इनके अलावा गांधी जी हैं, इन लोगों का शील, संयम, ओजस्विता तो उनके साथ था ही, उनकी लेखनी में ये प्रेरणा स्रोत रहे ही थे। लेकिन जब हम कहते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो हमको इनके उपन्यास में समय के साथ मिलते हैं, तो आप जो है कुछ मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के तौर पर जैसे अज्ञेय हो गए, इलाचंद जोशी हो गए, इनके अलावा जो है आप क्या नाम है इनका, जैनेन्द्र जी को पढ़ेंगे, तो ये सब बात के उपन्यासकार में ऐसे उपन्यासकार आते हैं जो और भी चरम यथार्थ समाज का दिखाते हैं, जिनमें जैसे होता है कि जैसे जैसे हम शहरी जीवन की तरफ बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो उनमें हमने देखा कि लोग जो बहुत ज्यादा इच्छा करके वो ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए रोजगार पर अच्छे रोजगार की कामना लेके वो शहर की तरफ पलायन हुए। फिर जब वो शहरी जीवन में गए तो अपने परिवारों से उनका विच्छेद हुआ, संबंध विच्छेद होने के बाद वो कुंठाग्रस्त होकर जीवन जीने लगे। कुछ लोग अहम ग्रस्त हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम भावना से ग्रसित जीवन जी रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो रूमानी सामाजिक व्यक्तिवाद को जीवन को लेकर चलते हैं। कुछ तो इतने हैं कि जैसे एक समय था पूरा समाज अपने आप को एक तरीके से ऐसे था कि पूरे समाज को लोग मानते थे कि हमारा परिवार है, लेकिन आज के एकाकी जीवन में लोग बहुत ही व्यक्ति केंद्रित, आत्म केंद्रित हो गए हैं। वो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा नहीं तय करना चाहते, वो समष्टि से वो व्यष्टि मतलब कि एक व्यक्ति से समष्टि मतलब वसुधैव कुटुंबकम, पूरे समाज को परिवार नहीं मान के चलना चाहते, बल्कि अपने आप में सीमित रहना चाहते हैं। कुछ ये जो दौर का उपन्यास लिखा गया, उन उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी के अलावा जैनेन्द्र जी हैं, इलाचंद जोशी हैं और भगवती चरण जी हैं, उपेंद्र नाथ यश हैं। इन सभी के माध्यम से जो अलग अलग विषय वस्तुओं पे ये सारे उपन्यासकार लिखे हैं, इनको भी अपने आप में समाहित करते हैं। और अंततः जब आप जो है प्रेमचंद जी का गोदान देखते हैं, उनमें सारे एंगल आपको देखने को मिलता है। सारे एंगल में जैसे हम आपको बताएं कि जैसे, क्योंकि आप ये जो उपन्यास इनका देखते हैं, तो एक तो इसमें आपको उपन्यास में जो धनिया है, धनिया के साथ उनके जो पति हैं गोदान में होरी, उनके साथ जो पूरे गांव का वो जो समस्या वो दिखाते हैं, तो ग्रामीण परिवेश के साथ शहरी परिवेश का भी अंकन है। उसमें आप अलग अलग किरदारों को देखते हैं। जैसे शहरी परिवेश में अलग किरदारों में आप देखते हैं कि कैसे मालती मेहता का एक आदर्शवादी सोच आपको देखने को मिलता है, कि कैसे जो है मेहता है वो प्रेम को कितना संकुचित दायरे के साथ देखते हैं। वहीं आप देखते हैं कि जो मालती जो है वो पहले उसको लोग तितली समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से नारी को जिस रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे प्रेमचंद जी वहां पे ये दिखाते हैं कि हम गलत सोचते हैं कि हमारा दायरा क्या हो सकता है, हम किसको अपने अनुसार माप लेते हैं, ये चीज सही नहीं है। तो आप यहाँ पे देखते हैं ना कि प्रेमचंद जी ने जब अपना उपन्यास आगे की बात की है उपन्यास में, तो उन्होंने कई विषय वस्तुओं को उठाया है। वो एक विषय वस्तु को लेके नहीं चलते, वो कई विषय वस्तु को जो है केंद्र में बना के चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में जब आप प्रवेश करते हैं, तो अंतिम चरण तक जाते जाते ये आपको जो है जितनी भी विशेषताएं हैं, जैसे हमने बात किया कि आपको जैनेन्द्र की आत्म केंद्रित जो व्यवस्था है, इलाचंद जोशी की काम कुंठा जनित जो है उनका जो विषय वस्तु रहा है, भगवती चरण का आप चित्रलेखा पढ़ेंगे, पाप और पुण्य क्या होता है, पाप किसके लिए क्या है, पुण्य किसके लिए क्या है। तो इन सब जो बातों को किया गया है कि ये सारे जो प्रेरणा सूत्र हैं, वो सारे उनके बीजांकुर हमको प्रेमचंद जी में मिल जाते हैं। और बाकी प्रेमचंद जी के युग के अंतिम चरण में ये सारी विशेषताओं का उन्मेष हुआ है। प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की व्यापक अनुभूति के साथ जोड़कर देखा है, और उनमें उन्होंने सुरुचि जागृत करने वाले, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति देने वाले
सौंदर्य बोध का उन्मेष करने वाला और शक्ति गति उत्पन्न करने वाला जो है उसको उपन्यास को इन्होंने माना है। इसलिए उनके उपन्यासों में आपको कौन कौन से विषय वस्तु को केंद्र में देखने को मिलेगा, इसमें आपको व्यक्ति चेतना के अलावा अगर देखें तो समाज मंगल, यथार्थ की अनुभूति, आदर्श की कल्पना और बाहरी घटना वैविध्य भी देखने को मिलेगा। यानी हमने बताया नहीं, आपको एक दो चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि इसमें आपको व्यक्ति चेतना के अलावा समाज मंगल, यथार्थ की अनुभूति, आदर्श की कल्पना, बाह्य घटना वैविध्य, आंतरिक मनोमंथन और भावद्वंद, इनके अलावा सभी कुछ मिलता है। और जो सेवा सदन है इनका 1918 में आया, प्रेमाश्रम 1921 में आया, रंगभूमि 1925 में आया। इनका समय आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बताया गया जैसे सेवा सदन इंपॉर्टेंट है 1918 में, जो प्रेमाश्रम करके है 1921 में आया, रंगभूमि 1925 में आया, कायाकल्प। और एक चीज देखेंगे ना, हर एक जो उपन्यास उसके विषय वस्तु भी अलग अलग है। अगर आप जैसे सेवा सदन देखेंगे तो वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया गया, तो वहीं पे गोसाए आफियात के नाम से उर्दू में प्रेमाश्रम है, उसमें देखेंगे जमींदारी व्यवस्था में कैसे एक ही जमींदारी व्यवस्था के दो सूत्रधारक होते हैं, लेकिन दोनों की सोच में कितना अंतर है और समाज में कितने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए एक जमींदार का ही लड़का जो है किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करता है और दूसरा उस संघर्ष में हमेशा उसका विरोध करता चला आता है। उसी तरह रंगभूमि देखेंगे तो एक तरीके से राजनीतिक परिदृश्य में दिखाया जाता है कि कैसे हमारे यहाँ पे पूंजीपति लोग आके कब्जा कर लेते हैं और जीवन पर्यंत जो सूरदास करके नायक होता है इसमें, वो समाज के लिए बहुत कुछ करने का आदी होता है, लेकिन ये समाज उसको उसके बदले क्या देता है वो चीज दिखाया गया है। कर्मभूमि में आप देखते हैं कि सुक्ता जैसी जो स्त्री पात्र हैं, जो जिनके अंदर सौंदर्य की कह सकते हैं सुख सौंदर्य लावण्य की प्रतिमूर्ति है, लेकिन आप देखते हैं कि जो उनका पति होता है वो प्रेम, सच्चा प्रेम खोजता है, ना कि वो सुंदरता वाला प्रेम खोजता है। तो ये चीज है। आप फिर देखिए निर्मला है, गबन है, अनमेल विवाह। निर्मला में किस तरीके से दिखाया गया कि निर्मला जो है बेचारी वो जीवन पर्यंत अनमेल विवाह का शिकार होने के साथ ही किस तरीके से वो सब कुछ अपना एक कर्तव्य परायण स्त्री की तरह न्यौछावर कर देती है, अंततः उसका चरम परिणति रूप किस तरीके से देखने को मिलता है। और गोदान तो आप देख ही सकते हैं, और इनका जो मंगलसूत्र है वो उपन्यास अधूरा रह जाता है। ये सभी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन उपन्यासों ने हिंदी भाषी जनता का मानसिक संस्कार किया, यानी मानसिक जो हमारा चरित्र, मानसिक जो हमारा स्तर है उसको कहीं ना कहीं ये ऊंचाई उठाए। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब भी आप उपन्यास पे समय दीजिए, इन सभी उपन्यासों को पढ़िए। सिर्फ ना इसलिए पढ़िए कि हम पात्र परिचय पता कर रहे हैं, उसका सन पता करें ताकि हमारी एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर आप सच में तन्मयता के साथ हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो इनको पढ़िए कि अगर हमारे उपन्यासकारों ने इस तरीके से लिखा है तो वो किस आधार पे लिखा है, आखिर हमारे लिए लिखा है, क्या हमारे लिए कोई सामाजिक संदेश इसमें छिपा है कि नहीं। इस आधार पे पढ़ेंगे तो आप इनका विवेचन भी कर पाएंगे और निसंदेह हम कह सकते हैं कि आपको बहुत कुछ इससे लाभ मिलेगा। इनके माध्यम से प्रेमचंद जी ने अपने युग की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का पूर्ण चित्र अंकित किया है। प्रेमचंद जी से प्रभावित होकर उन्हीं के ढंग के उपन्यासों की रचना में जो प्रवृत्त होने वाले उपन्यासकार हैं, उनकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं उनमें देखिए उन्हीं के पैरेलल आप देखिए समानांतर में है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक करके हैं, श्रीनाथ सिंह हैं, शिवपूजन शाह हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, चंडी प्रसाद हृदय से, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, सिया राम शरण गुप्त हैं। ये सभी तो प्रमुख है। मतलब प्रेमचंद जी के अलावा और भी प्रमुख उपन्यासकारों में देखेंगे उनके समकालीन में तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है, श्रीनाथ सिंह है, इनके अलावा शिवपूजन शाह है, भगवती जी हैं, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, है ना, ये सभी हैं। अब एक एक लोगों के उपन्यास को लेके यहाँ पे उनके विषय वस्तु के साथ विस्तार से चर्चा किया गया है कि किसका क्या विषय वस्तु रहा है ना। और फिर जो है आपका ये उपन्यास जो है यहाँ पे जो है समाप्त होगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया गया, हम बात कर लेते हैं। बाकी एक चीज आपने देखा, हमने फैक्ट वाली क्लास में आपको काफी कुछ जो है बता दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे हमने आपको विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का जो समय था 1891 से 1945 का कालखंड, इसमें बताया था कि विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का माँ और भिखारी और इनके अलावा संघर्ष करके 3 उपन्यास थे। माँ 1929 में था, भिखारी 1929 में था। दोनों ही प्रसिद्ध है और दोनों ही मानव चरित्र की महिमा के द्योतक और हृदय स्पर्शी उपन्यास है। इनमें जो माँ उपन्यास है उसमें माता की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। लेखक ने ये दिखाने की कोशिश की है कि माता के स्नेह, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख के अलावा जो है अगर वो चीज उससे जो बच्चा है वो जीवन में वो प्यार नहीं माँ का पा पाता है तो उसका कितना ज्यादा प्रभाव उसके पूरे जीवन पर्यंत जो है जीवन पे पड़ता है। तो माँ का प्यार ही आप कह सकते हैं अतुलनीय है, उसकी तुलना हम इस जगत में किसी के प्यार से नहीं कर सकते। इसके अलावा उपन्यास के अंत में दुश्चरित पात्रों, यानी जो पात्र दुश्चरित हैं उनके पात्रों के जीवन में सुधार लाकर एक अच्छे पात्र को सुखी दिखाकर लेखक ने ये
कल्पना की है कि यानी लेखक का ये उद्देश्य रहा होगा कि ऐसे पात्रों का सृजन करके कि समाज में अगर ऐसा उपन्यास कोई पढ़े और इस तरीके से गलत रास्ते पे है तो वो कैसे समाज सुधार की दृष्टि में अपना पथ प्रशस्त कर सकता है। इसके अलावा भिखारी में आपने कहा था, भिखारी में हमने बताया था कि अंतर जातीय विवाह की समस्या को यहाँ मुख्य रूप में रखा गया है और मानव मन के सहज जो आकर्षण है, जातीय बंधन है, उसकी कठोरता है, उसके जो दंश है उनके बारे में यहाँ पे मार्मिक चित्रण किया गया है। उपन्यास की नायिका जो होती है जस्सो होती है, वो रामनाथ के प्रेम की स्मृति को सजोए आजीवन भिखारिणी बनी रहती है। श्री विशंबर नाथ शर्मा प्रेमचंद युग के टिपिकल उपन्यास कहे जाते हैं विशंबर नाथ शर्मा जी। उनमें वो गतिशीलता नहीं है जो प्रेमचंद जी में दिखाया जाता है। श्रीनाथ सिंह का समय 1901 से 1995 का समय है और इनका बताया गया 1922 में जो है उलझन करके जो है उपन्यास है, क्षमा 1925 में है, एकाकिनी 1927 में है, प्रेम परीक्षा 1927 में, जागरण 1937 में है, प्रजामंडल करके 1941 ईस्वी में है, एक और अनेक 1951 ईस्वी में है और इनके अलावा अपोर्ता करके 1952 में है। ये सभी कई उपन्यास आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी उपन्यासों में प्रेमचंद योगी ने आदर्शवादी मनोवृत्ति देखने को आपको मिलता है। शिवपूजन सहाय 1893 से 1963 का कालखंड है। एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया 1925 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध है। इनमें सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण आपको देखने को मिलता है। स्वयं लेखक के शब्दों में, मैं ऐसी ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहाँ इस युग की नई सभ्यता का बहुत ही धुंधला प्रकाश है। तो यानी शिवपूजन सहाय ने जो देहाती दुनिया लिखा था, जिसको हमने बताया था कि जैसे फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो मैला आंचल है, तो मैला आंचल को ये माना जाता है कि ये जो है आंचलिक उपन्यास में पहला उपन्यास है। वैसे ही शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया को भी कुछ लोगों ने कहा कि ये पहला उपन्यास है, मतलब आंचलिक तत्वों को, आंचलिक कलेवर को लेके चला था। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा मान्य नहीं है, इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना कि इसका जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्वयं लेखक के शब्दों में कि मैं ऐसी ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहां इस युग की नई सभ्यता की बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुंचा है। मतलब एक ऐसे देहात में रहता हूं कि जहाँ पे मतलब वही शहरों में देखे तो चकाचौंध की दुनिया दिख रही है, लेकिन जो जो जगह है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, लेखक का कहना है वहाँ पे तो बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुंचा हुआ है। वहाँ पे आपको केवल दो ही चीज देखने को मिलेंगी, एक तो उस गांव में आपको अज्ञानता की घोर अंधकार, दूसरा दरिद्रता का तांडव नृत्य। कितनी विभत्स दृश्य है कि हमारे समाज में ये कह रहे हैं कि वो उस समय का मतलब 1925 का कालखंड है। आप कह सकते हैं 1925 का कालखंड बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत जगहों पे तो समाज में सुधार की दृष्टि से बहुत ज्यादा काम भी हो रहे थे, लेकिन देहाती दुनिया के माध्यम से जो शिवपूजन सहाय जी ने जहाँ का भी वर्णन किया है, वहाँ पे इन्होंने बताया कि वहाँ पे उनके गांव में, उनके समाज में अज्ञानता का घोर अंधकार है। दूसरी चीज दरिद्रता का आपको तांडव नृत्य देखने को मिलेगा। ये चीज आप जो है आत्मकथा लिखा गया है, आप उनका आत्मकथा देख सकते हैं मुर्दैया करके। मुर्दैया में भी आप देखते हैं तो लेखक के द्वारा जो भी अपने बारे में बताया गया कि कैसे वो जहाँ पे रहता है, तो उनके गांव में जो तुलसीराम जी का जो है मुर्दैया करके, उसमें कैसे जहाँ पे वो रहते हैं तो उनका समाज किस तरीके से बहुत पिछड़ा समाज है और वहाँ पे मतलब घोर अंधकार है, हर एक चीज को लेके अशिक्षा है। यहाँ तक कि लोग मतलब इतने अशिक्षित है, बाहर डमरों में इतने पढ़े हैं कि वो जीवन पर्यंत वही करते रहते हैं। तो ऐसे हमारे जो भी अलग अलग जगहों से जो समाज में उपन्यासकार जो है उपन्यास लिखे, वो अपने समाज का ही प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि लोगों का ध्यान वहां तक जाए। मैला आंचल में भी आप यही चीज देखते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी भूमिका में ही लिख दिया कि जब आप इस उपन्यास में प्रवेश करेंगे, इसमें फूल भी है, सूल भी है, फूल भी है, कांटे भी है, सब कुछ आपको एक जगह देखने को मिलेगा और मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ये बात लोगों तक कैसे पहुंच पाता है, जब हमारे जो भी चिंतन मनन करने वाले जो हमारे साहित्य के, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे साहित्य के कर्णधार होते हैं जो अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि अज्ञानता का घोर अंधकार, दरिद्रता का तांडव नृत्य है। वहीं पर मैंने जो कुछ भी देखा, जो भी सुना, उसे यथाशक्ति जैसे था वैसे ज्यों का त्यों इसमें रख दिया। ऐसे ही भगवती प्रसाद वाजपेयी का 1899 से 1973 का समय है और प्रेमचंद युग से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। इनके 8 कृतियां हैं। प्रेमपथ 1926 में, मीठी चुटकी करके 1928 में है, अनाथ पत्नी 1928 में है, मुस्कान 1929 में है, त्यागमयी 1932 में है, प्रेम निर्वाह 34 में है, लालिमा 1934 में है, पतिता की साधना 1936 में है। ये सभी प्रेमचंद युग में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रारंभ में आपकी प्रवृत्ति भी आदर्श प्रधान और सुधारवादी थी, लेकिन धीरे धीरे आपकी कृतियों में भी प्रेम की जटिलता यथास्थान आपके उपन्यासों का विस्तृत परिचय देखने को मिलता है। चंडी प्रसाद हृदय जो है एक अन्य उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। प्रेमचंद युगीन में
चंडी प्रसाद हृदय जो है 1898 से 1936 का कालखंड है। 2 उपन्यास चंडी प्रसाद का जिक्र किया गया है, एक मनोरमा है 1924 में और मंगल प्रभात 1926 में। तो 24 में मनोरमा है, 26 में मंगल प्रभात है चंडी प्रसाद जी का। और ये दोनों ही उपन्यास का बताया गया कि विषय वस्तु है भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में लिखा गया है। इसमें आपको मनुष्य की सद्वृत्तियों की महिमा को अंकित किया गया है। इसके बाद राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890 से 1971 का कालखंड, इनमें आपको राम रहीम करके एक उपन्यास 1936 में प्रसिद्ध है। राम रहीम उपन्यास के बारे में कई बार क्वेश्चन भी आया है, तो ये ध्यान रखिए आपका। इनका जो है राम रहीम उपन्यास करके है। पुरुष और नारी करके उपन्यास है जो कि 1939 में आया। संस्कार जो है इनका उपन्यास 1942 में आया। और एक चुम्बन और चाटा करके 1956 में आया। सब प्रसिद्ध है। इनमें जीवन के विभिन्न स्तरों के विविध पात्रों की झांकी बहुत ही रोचक शैली के साथ प्रस्तुत किया गया है। उपन्यासकार ने देश की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर भी अपना ध्यान जो है केंद्रित किया है। आपकी जीवन दृष्टि गांधीवादी युग के आदर्शवादी चेतना से प्रभावित है। आपके उपन्यासों का प्रकाशन प्रेमचंद युग के बाद हुआ, किंतु आपके रचना दर्श जो थे, यानी जो राधिका रमण जी के थे, इनके जो रचना का आदर्श था वो प्रेमचंद युग ही था, तो उस चीज को ये अतिक्रमण नहीं कर पाए। इसके बाद सियाराम शरण गुप्त के बारे में बात की गई है। इनका कालखंड बताया गया 1895 से 1963 का समय। और ये कहा जाता है कि इन्होंने सियाराम शरण गुप्त का पहला उपन्यास का नाम ही है गोद करके, उपन्यास का नाम है गोद, और 1932 में प्रकाशन में आया। इस करते हुए दिखाई देते हैं। प्रेमचंद युग की व्यापक मनोभूमि गांधी जी का ही तरीके से, मतलब वो गांधीवादी जी को ध्यान में ही रख के जो भी लिखते हैं, किंतु प्रेमचंद जी ने गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया है। इसलिए सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास में भी आपको प्रेमचंद जी की टिपिकल कला प्रवृत्ति और रचना संगठन के दायरे से वो बाहर के दिखते हैं। यानी एक चीज़ तो कहा गया कि सियाराम शरण गुप्त जो है उनका पहला उपन्यास गोद जो है उसमें आप देखते हैं कि आध्यात्मिक चेतना व्यक्त हुई है, लेकिन जो प्रेमचंद जी हैं जहाँ पे वो गांधीवाद को ध्यान में रख के उन्हीं की दृष्टि को व्यवहारिक पक्ष को उजागर करते हैं, वहीं प्रेमचंद जी को ही ध्यान में रख के जब ये लिखने बैठते हैं सियाराम जी, तो वो बहुत ही टिपिकल टाइप का लगता है। और ये कहते हैं कि वो मतलब टिपिकल रचना प्रवृत्ति के दायरे से बाहर हो जाता है। वो जो है व्यक्ति के अंतर्मुखी चेतना, जो व्यक्ति का अंतर्मुखी चेतना उसको स्पर्श कर जाता है, जो सामाजिक कटुता को अंतर्मन में ही पी जाना चाहता है। प्रेमचंद में आक्रोश है और क्षोभ भी है। सियाराम शरण जी सारे गरल को मौन भाव से, देखिए अंतर विरोध क्या है, जो प्रेमचंद जी है उनमें आक्रोश है, क्षोभ है, तो प्रकट कर रहे हैं समय के साथ जब वो यथार्थ उन्मुख आदर्शवाद की तरफ चल पड़े थे। लेकिन वहीं पे सियाराम शरण जी है, ये कहा जा रहा है कि इनके अंदर सारे जो विष होते हैं, जो गरल हैं, उनको मौन भाव, यानी वो मौन भाव करके उसको अंदर ही अंदर अपने आप में घुट ले रहे हैं, ये चीज़ है। और आपके उपन्यासों का उल्लेख यथास्थान प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद जी के बाद जो है प्रेमचंद कालीन उपन्यास के बाद जो प्रेमचंदोत्तर दौर आता है, उसमें भी इनके औपन्यासिक स्वच्छंदतावादी छायावाद युग में भी कुछ उपन्यास देखे जा सकते हैं। और प्रेमचंद युग काव्य चेतना की दिशा से, जिनकी मूल चेतना प्रेमचंद जी के आदर्श के साथ बढ़ी है। प्रेमचंदोत्तर में भी उपन्यासकारों की 2 समानांतर पीढ़ियां काम करी थी, यानी जब प्रेमचंदोत्तर युग में जाएंगे तो उस समय जो उपन्यासकार थे वो 2 श्रेणियों में विभक्त होकर काम कर रहे थे। पहली पीढ़ी उन उपन्यासकारों की जिनका मानस संस्कार बिल्कुल प्रेमचंद युग में, यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद जी के उपन्यास को पढ़ के उन्हीं की श्रेणी में तैयार हो चुके थे, किंतु शीघ्र ही वो युग प्रवाह यानी जैसा दौर चल रहा था उसमें वो साथ में उसी की मनोवृत्ति के साथ परिवर्तित होते चले गए। लेकिन प्रेमचंद युग से आगे बढ़कर उन्होंने अपनी सीमा बना ली। दूसरी पीढ़ी थी स्वतंत्रता की आज़ादी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति है उसके बाद इस क्षेत्र में आए और उपन्यास रचना की अनेक संभावनाओं की ओर लोगों को संकेत कराया। इन दोनों ही पीढ़ियों के उपन्यासकारों का मूल्यांकन आपको प्रेमचंदोत्तर युग की मर्यादा के तहत किया जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो आपको एक क्लास हम प्रेमचंद युगीन जो है उपन्यासकारों में और लेंगे। मूल गाइड से हम कुछ फैक्ट बचे उसको करा देंगे और कुछ आपके प्रीवियस के क्वेश्चन करा देंगे, ताकि साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी जब उपन्यास खत्म कर रहे हैं तो जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हो सकते हैं वो साथ में आपके उपन्यास के क्वेश्चन भी खत्म करा दिया जाए। तो इसके बाद जो सेशन होगा प्रेमचंद युगीन जितने भी इंपॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं कि मिला के भी जितने क्वेश्चन हैं कुछ क्वेश्चन करा देंगे और जो फैक्ट बच रहे हैं उसको करा देंगे। तो आपका ये समझिए कि आई थिंक 7वां क्लास है, तो प्रेमचंद से पूर्व जितने भी थे वो समाप्त हो चुका है। प्रेमचंद युगीन जो है एक क्लास और होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेमचंदोत्तर पे जो है बात करेंगे और प्रेमचंदोत्तर के बाद जो महिला उपन्यासकार रही हैं उन पे चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपका संपूर्ण उपन्यास विधा में जितने भी फैक्ट हैं, फैक्ट बोले तो जितने भी तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, और जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको भी व्याख्या के साथ हम करा देंगे। ओवरऑल आपकी गद्य साहित्य में आपके उपन्यास विधा पे इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि आप अगर पूरे
जो लिस्ट जो सीरीज चल रही है उसको पूरे मतलब आप कह सकते हैं ना कि सहृदय के साथ और तन्मयता के साथ अगर लग के करेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो यहीं पे स्किप करते हैं। धन्यवाद।